नमस्कार। दक्षिण चीन सागर में पिछले कुछ हफ्ते किसी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात की तरह रहे हैं। हर तरफ से मोहरें आगे बढ़ाए जा रहे हैं, सैन्य अभ्यास हो रहे हैं, नए गठबंधन बन रहे हैं और इन सब के बीच प्रकृति भी अपनी चेतावनी दे रही है। आज हम इन्हीं उलझी हुई घटनाओं के धागे सुलझाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र में आखिर चल क्या रहा है। ये कार्यक्रम प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है और आज की ये गहरी पड़ताल स्टाइलो न्यूज़ द्वारा संचालित है, जो एक एआई आधारित न्यूज़ एप्लीकेशन है। इसकी खास बात यह है कि स्टाइलो न्यूज़ असल में स्टाइलो इंटेल ऑप्स सॉफ्टवेयर का कंज्यूमर वर्जन है, एक ऐसा टूल जो सरकार, सेना और बड़े बिजनेस ऑपरेशंस के लिए बनाया गया है। इसका मतलब है कि हमारे श्रोताओं को वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का मौका मिल रहा है जो दुनिया के बड़े बड़े डिसीजन मेकर्स को सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं उस जगह से जहां सबसे ज़्यादा हलचल है, दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियां। चीन ये बड़े बड़े सैन्य अभ्यास तो हमेशा करता रहता है। इस बार ऐसा क्या अलग था कि दुनिया भर के विशेषज्ञ इसे लेकर इतने चिंतित हैं? क्या ये पहले जैसा ही है या इस बार कुछ बुनियादी तौर पर अलग हो रहा है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। ऊपर से देखने पर यह वैसा ही लग सकता है, जंगी जहाज, फाइटर जेट्स, गश्त। लेकिन इस बार दो बातें बिल्कुल अलग हैं। पहली, टाइमिंग। दिसंबर के आखिर और जनवरी की शुरुआत में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने स्कार्बरो शोल के पास जो अभ्यास किया, वो ठीक उसी समय हुआ जब ताइवान अपना जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास कर रहा था। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। मतलब वे एक साथ दो जगहों पर अपनी ताकत दिखा रहे थे। बिल्कुल। ये चीन की एक क्लासिक स्ट्रेटेजिक डिलेमा पैदा करने की कोशिश है। वो अमेरिका और उसके सहयोगियों को ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि अगर एक जगह संकट शुरू होता है तो क्या वे दूसरी जगह जवाब दे पाएंगे? क्या उनके पास एक साथ दो मोर्चों पर लड़ने की क्षमता है? ये सिर्फ सैन्य तैयारी नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। अच्छा, और दूसरी बात जो आप कह रहे थे? हाँ, और दूसरी बात जो इस बार अलग है, वो और भी ज्यादा चिंताजनक है। वो कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसे देख नहीं सकते पर महसूस किया जा सकता है। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। आप किस चीज की बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूं फायरी क्रॉस, मिसचीफ और सुबी रीफ पर एक एडवांस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किल जोन की स्थापना की। एक मिनट, ये सुनने में बहुत भारी लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किल जोन, आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए कि चीन एक ऐसा अदृश्य जाल बिछा रहा है जिसमें घुसते ही किसी भी दुश्मन जहाज या प्लेन के इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि रडार, जीपीएस और कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से ठप हो जाएंगे। मतलब आप एक तरह से अंधे और बहरे हो जाते हैं। बिल्कुल, बिना एक भी गोली चलाए। ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही उसे जीतने की तैयारी है। ये सिर्फ मसल फ्लेक्सिंग नहीं है, ये असल में टेक्नोलॉजी में अपनी बादशाहत कायम करने की कोशिश है। वो दिखाना चाहते हैं कि इस इलाके के टेक बॉस वही हैं। ये तो वाकई डराने वाला है। लेकिन चीन की रणनीति का एक और पहलू है जो अक्सर नजरों से ओझल हो जाता है, उनकी समुद्री मिलिशिया। मैंने पढ़ा है कि पूर्वी चीन सागर में हजारों मछली पकड़ने वाली नावें हैं जो असल में नावें नहीं है। ये क्या मामला है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये चीन की ग्रे जोन रणनीति का एक परफेक्ट उदाहरण है। ये हजारों नावें, जिन्हें आधिकारिक तौर पर मछली पकड़ने वाले जहाज कहा जाता है, असल में एक, आप कह सकते हैं, शुभ सैन्य बल हैं। वे कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनते, लेकिन उन्हें सरकार का पूरा समर्थन होता है। उनका काम है फिलीपींस या वियतनाम के मछुआरों को डराना, उन्हें उनके पारंपरिक मछली पकड़ने वाले इलाकों से खदेड़ना और विवादित द्वीपों के आसपास अपनी मौजूदगी बनाए रखना। तो एक तरह से ये सरकार के समर्थन से काम करने वाले समुद्री दादा हैं। आप ऐसा कह सकती हैं। इसका सबसे बड़ा फाल ये है कि चीन हमेशा कह सकता है, अरे ये तो बस कुछ मछुआरे हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। यह सीधे टकराव से बचते हुए अपने दावों को मजबूत करने का एक बहुत चालाक तरीका है। पारंपरिक युद्ध की रेखाएं यहां धुंधली हो जाती हैं। ओके, तो चीन ये सब आक्रामक खेल खेल रहा है। अब सवाल ये है कि क्या बाकी देश बस बैठकर देख रहे हैं या कोई पलटवार भी कर रहा है? फिलीपींस, जो सीधे सीधे इस आग में है, वो क्या कर रहा है? फिलीपींस अब चुप बैठने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वे दोहरी रणनीति पर काम कर रहे हैं। एक तरफ कूटनीति है,
उन्होंने 2026 में आसियान की अध्यक्षता संभाली है और उनका सबसे बड़ा एजेंडा है चीन के साथ दक्षिण चीन सागर के लिए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी आचार संहिता को अंतिम रूप देना। लेकिन चीन ऐसी संधियों को कितनी गंभीरता से लेता है ये तो हम सब जानते हैं। तो क्या उनके पास कोई दूसरा प्लान भी है? बिल्कुल है, और यहीं पर चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। फिलीपींस की जनता का मूड देखिए। एक हालिया सर्वे बताता है कि फिलीपींस के लोग दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर अमेरिका पर 82% और जापान पर 64% भरोसा करते हैं और चीन पर सिर्फ 11%। ये जनमत उनकी सरकार को मजबूत गठबंधन बनाने का एक स्पष्ट जनादेश देता है। और वे इस जनादेश पर काम कर रहे हैं पूरी तेजी से। 15 जनवरी को उन्होंने जापान के साथ एक बहुत बड़े रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये कोई मामूली समझौता नहीं है। इसमें खास क्या है? इस समझौते से उनकी इंटर ऑपरेबिलिटी यानी अंतर संचालनीयता बहुत बढ़ जाएगी। एक मिनट, इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या सिर्फ साथ में ट्रेनिंग करना है या इससे कुछ और भी ज्यादा है? इसका मतलब ये है कि एक जापानी जहाज फिलीपींस के लड़ाकू विमान को बीच समुद्र में ईंधन दे सकता है। या फिलीपींस के सैनिक जापानी कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। असल में ये दो अलग अलग सेनाओं को एक सिंगल वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करने की क्षमता देता है। तो ये सिर्फ जापान तक ही सीमित नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑस्ट्रेलिया भी लुजोन द्वीप पर 5 फिलीपीनी सैन्य ठिकानों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए निवेश कर रहा है। और अमेरिकी नौसेना तो यूएस अब्राहम लिंकन जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ वहां लगातार लाइव फायर अभ्यास कर ही रहे हैं। ये एक तरह से चीन के खिलाफ एक मिनी नाटो बनाने जैसा है। इसी बीच फिलीपींस के हाथ एक जैकपॉट भी लगा है। राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने पलावन के पास मलाम्पाया ईस्ट 1 नाम के एक बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है। ये कितना बड़ा डेवलपमेंट है? ये एक गेम चेंजर हो सकता है। अब तक ये लड़ाई संप्रभुता, राष्ट्रीय गौरव और मछली पकड़ने के अधिकारों की थी, लेकिन अब इस समीकरण में अरबों डॉलर के ऊर्जा संसाधन जुड़ गए हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि ये लड़ाई अब सिर्फ कुछ चट्टानों और द्वीपों की नहीं रही, अभी सीधे सीधे देश की अर्थव्यवस्था की लड़ाई बन गई है? बिल्कुल, ये फिलीपींस के हाथ में एक तुरुप का इक्का है। अब उन समुद्री क्षेत्रों की रक्षा करना सिर्फ राष्ट्रीय गौरव की बात नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को चलाने और चीन पर ऊर्जा निर्भरता कम करने का सवाल है। ये फिलीपींस को चीन के साथ मोलभाव करने के लिए एक जबरदस्त लेवरेज देता है और साथ ही उन विवादित पानी के दांवों को बहुत बहुत ऊंचा कर देता है। तो एक तरफ फिलीपींस के हाथ में एक नया तुरुप का इक्का है, लेकिन इस पूरे समीकरण में एक और जगह है जहां हालात और भी ज्यादा नाजुक है, और वो है ताइवान। वे इस चीनी आक्रामकता को कैसे देख रहे हैं? ताइवान जानता है कि वो इस खेल में अकेला है और उसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। वे अपनी सुरक्षा को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। वे लगभग 100 बिलियन न्यू ताइवान डॉलर का निवेश कर रहे हैं, खासतौर पर अपनी तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए। उनका पूरा ध्यान उन रेड बीचेस पर है, यानी वो समुद्र तट जहां से चीन के एम्फीबियस हमले यानी जमीन और पाली से एक साथ होने वाले हमले की सबसे ज्यादा संभावना है। तो उनकी रणनीति संख्या बल की नहीं है? नहीं, वे जानते हैं कि वे चीन से जहाजों या विमानों की संख्या में मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए उनकी रणनीति है हमले को इतना महंगा और दर्दनाक बना देना कि बीजिंग हमला करने से पहले 100 बार सोचे। और इस रणनीति में टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है? हमने चीन के किल जोन की बात की, ताइवान के पास ऐसा क्या है? ताइवान का सबसे बड़ा हथियार है उनकी लेसान रडार प्रणाली। ये एक विशाल पहाड़ जैसी संरचना है जो बेहद शक्तिशाली है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये चीन की मुख्य भूमि से किसी भी मिसाइल लॉन्च का पता लगा सकती है और 20 मिनट से ज्यादा का अर्ली वार्निंग टाइम दे सकती है। 20 मिनट? ये तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। युद्ध की स्थिति में 20 मिनट जीवन और मृत्यु का अंतर हो सकते हैं। या राष्ट्रपति और सैन्य नेतृत्व को बंकरों में जाने, कमांड सिस्टम को सुरक्षित करने और जवाबी कार्रवाई की तैयारी के लिए पर्याप्त समय देता है। ये एक तरह से ताइवान की जीवन रेखा है। लेकिन चीन लगातार ड्रोन भेजकर और हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करके इस रेखा को परखता रहता है। एक और दिलचस्प बात जो मैंने पढ़ी वो ये है कि इस क्षेत्र में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की अमेरिकी सेना द्वारा गिरफ्तारी की बहुत चर्चा हो रही है। इसका दक्षिण चीन सागर से क्या लेना देना? यह एक आकर्षक मनोवैज्ञानिक पहलू है। मदुरो की गिरफ्तारी ने एशिया के रणनीतिक हलकों में एक बहस छेड़ दी है। क्या चीन के नेतृत्व के खिलाफ इसी तरह की एक सटीक नेतृत्व स्ट्राइक संभव है? मतलब एक बड़े युद्ध के बजाय सीधे शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाना। हाँ, क्या टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि ऐसा किया जा सके? इस पर बहुत बातें हो रही हैं।
और चीन इस पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है? बहुत ही संयम से उन्होंने सैन्य टकराव बढ़ाने के बजाय सिर्फ कूटनीतिक विरोध दर्ज कराया है। ये शायद दिखाता है कि वे अभी अपने घर के पास के मुद्दों यानी ताइवान और दक्षिण चीन सागर पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और दूर के इलाकों में अमेरिका के साथ सीधा टकराव से बचना चाहते हैं। वे जानते हैं कि उनके लिए असली खेल कहाँ है। तो हमारे पास सैन्य तनाव है, राजनीतिक दांव पेच है, आर्थिक खेल है, जो जैसे कि ये सब काफी नहीं था, ऐसा लगता है कि प्रकृति का भी इस क्षेत्र के भविष्य में एक बड़ा रोल होने वाला है। ये एक ऐसा पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन ये शायद सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड है। हाल ही में जापान के शिमाने प्रांत और फिलीपीन सागर में 6.2 तीव्रता के भूकंप आए हैं। ये सिर्फ मामूली झटके नहीं है, ये एक बड़ी चेतावनी है। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि दक्षिण चीन सागर की खाई और ताइवान के आसपास का क्षेत्र, जहां फिलीपीन सागर प्लेट और यूरेशियन प्लेट मिलती हैं, वहां भारी मात्रा में भूगर्भीय ऊर्जा जमा हो रही है। और इसके जो अनुमान है वे तो बहुत ही गंभीर लगते हैं। बेहद गंभीर। अनुमान है कि अगले 30 वर्षों के भीतर इस क्षेत्र में 7.5 से 8 की तीव्रता वाले एक बड़े भूकंप की 60 से 90% संभावना है। आप जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ सैन्य तनाव अपने चरम पर है, जहाज और पनडुब्बियां एक दूसरे को घूर रही हैं, और उसी समय एक विनाशकारी भूकंप या सुनामी आ जाती है। ये तो किसी भी देश की प्रतिक्रिया देने की क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। बिल्कुल। ये न सिर्फ लाखों लोगों की जान ले सकता है, बल्कि ये किसी भी देश की सैन्य और सरकारी प्रतिक्रिया क्षमता को पूरी तरह से पंगु बना सकता है। ये भूवैज्ञानिक अस्थिरता इस पहले से ही अस्थिर क्षेत्र पर लटकती एक तलवार की तरह है। तो इन सभी घटनाओं, तनावों और चेतावनियों को एक साथ रखकर देखें तो बड़ी तस्वीर क्या बनती है? प्रमुख खिलाड़ी क्या सोच रहे हैं और हमें आने वाले समय में किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? अगर हम पीछे हटकर देखें तो हमें 4 अलग-अलग रणनीतियां या प्लेबुक काम करती हुई दिखती हैं। पहली, चीन की प्लेबुक, आक्रामकता, यथास्थिति को चुनौती देना और ग्रे जोन रणनीति का इस्तेमाल करके धीरे धीरे नियंत्रण बढ़ाना। दूसरी, फिलीपींस की प्लेबुक, कूटनीति और प्रतिरोध का मिश्रण, एक तरफ आसियान के जरिए बातचीत, दूसरी तरफ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे दोस्तों के साथ मिलकर अपनी सैन्य ताकत बढ़ाना। और ताइवान और अमेरिका? ताइवान की प्लेबुक बिल्कुल स्पष्ट है। अपनी रक्षा को इतना मजबूत बनाओ कि हमलावर को उसकी कीमत बहुत ज्यादा लगे। इसे पॉर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी कहते हैं। शाही की तरह कांटेदार बन जाओ कि कोई तुम्हें निगलने की हिम्मत ना करे। और चौथी प्लेबुक अमेरिका और जापान की है, संतुलन बनाना। वे अपने सहयोगियों का समर्थन करके और क्षेत्र में एक मजबूत सैन्य उपस्थिति बनाए रखकर चीन को यह संदेश दे रहे हैं कि वो मनमानी नहीं कर सकता। तो आगे क्या होगा? वो कौन सी घटनाएं हैं जो हमें बताएंगी कि हवा किस ओर बह रही है? कुछ चीजों पर हमारी नजर होनी चाहिए। पहला, दक्षिण चीन सागर के लिए आचार संहिता पर आसियान की बातचीत। क्या फिलीपींस की अध्यक्षता में कोई ठोस प्रगति होती है या ये सिर्फ बातचीत ही रह जाती है? दूसरा, जापान फिलीपींस रक्षा समझौते का जमीन पर कार्यान्वयन। क्या हम वास्तव में संयुक्त गश्त और बड़े पैमाने पर अभ्यास होते हुए देखेंगे? तीसरा, जाहिर है चीन की गतिविधियां। क्या वे अपने अभ्यास और निगरानी को और बढ़ाएंगे? और आखिर में भूकंप की निगरानी। इस क्षेत्र के देश आपदा की तैयारी कैसे करते हैं, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। ये एक बहुत ही जटिल और गतिशील स्थिति है। एक बात तो साफ है, आने वाले महीने ये तय करेंगे कि ये क्षेत्र सहयोग की ओर बढ़ता है या टकराव की ओर। और ये हमें आज की चर्चा के अंत में लाता है। जैसा कि हमने शुरू में बताया था, ये कार्यक्रम स्टाइलो न्यूज़ द्वारा संचालित है। स्टाइलो न्यूज़ एक मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है जिसे कोई भी डाउनलोड कर सकता है। यहाँ आपको सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, से इंटेलिजेंट शैली की व्यक्तिगत ब्रीफिंग के लिए अपनी न्यूज़ फीड को कस्टमाइज करने की सुविधा देता है। हम श्रोताओं को www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो न्यूज़ की सदस्यता लेने के लिए आमंत्रित करते हैं, जहां वह AI संचालित समाचार ऑन डिमांड प्राप्त कर सकते हैं। आज हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई ऐसा विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि हम भविष्य में इसी तरह गहरी पड़ताल करें, तो कृपया हमें ज़रूर बताएं। और नवीनतम अपडेट के लिए अपने पसंदीदा सोशल मीडिया पर स्टाइलो न्यूज़ को फॉलो करना ना भूलें।